अब क्या होगा अगर ये कहा जाए कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज मतलब कभी-कभी ये चाहती ही नहीं कि बिल टाइम पर पूरा चुकाया जाए। हाँ, ये सुनने में थोड़ा हार्श लग सकता है, पर हिस्टोरिकली देखा जाए हम्म, तो क्रेडिट कार्ड के बिजनेस मॉडल का एक बड़ा हिस्सा इसी लेट पेमेंट पर टिका हुआ है। सही बात है। ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टम बस इस बात का इंतजार कर रहा है कि लोग एक छोटी सी गलती करें और फिर वो पेनल्टी और इंटरेस्ट का लंबा चक्कर शुरू हो जाए। बिल्कुल, और जैसे ही कोई ड्यू डेट मिस करता है, वो अनजाने में सिस्टम के उस हिस्से में चला जाता है जहाँ बैंक को सबसे ज्यादा मुनाफा होता है। चलिए इसे समझते हैं। आज हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए मास्टर डायरेक्शंस, कुछ फ्रेश इकोनॉमिक एनालिसिस रिपोर्ट्स और कंज्यूमर फोरम का पूरा डेटा रखा है। हाँ, और आज के इस डिस्कशन का मकसद सिर्फ इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना नहीं है। वही तो, हमारा मिशन ये समझना है कि क्रेडिट कार्ड के नियम जो इतनी तेजी से बदल रहे हैं वो असल में लोगों की जेब पर क्या असर डालेंगे। और ये टाइम बहुत क्रूशियल है। आज 30 अप्रैल 2026 है। आरबीआई के इन सर्कुलर से साफ है कि बैंकिंग स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। हाँ, मतलब कुछ नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे और कुछ तो बस 1-2 महीने दूर हैं, यानी 1 जुलाई 2026 से ही शुरू हो जाएंगे। सही कहा। तो इस डीप डाइव का मकसद ये देखना है कि ये नियम क्या है, और सबसे जरूरी बात कि ये क्यों बनाए गए हैं। तो सबसे बड़े बदलाव से शुरू करते हैं, जिसने अभी सबसे ज्यादा हेडलाइंस बनाई हैं, वो 3 दिन का ग्रेस पीरियड। हाँ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। 1 अप्रैल 2027 से अगर कोई अपने बिल का पेमेंट ड्यू डेट पर नहीं कर पाता तो उन्हें 3 एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे और कोई लेट फी नहीं लगेगी। देखिए, सरफेस पर तो ये बहुत बड़ी राहत लगती है। हाँ हाँ, मतलब पहली नजर में तो लगता है आरबीआई ने कोई बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पुराना सिस्टम बहुत ही पनिशेटिव था। मतलब अगर ड्यू डेट 5 तारीख है और पैसा 6 तारीख को अकाउंट में पहुंचा, तो बैंक तुरंत एक भारी लेट फी लगा देते थे। वही तो, 1 दिन की देरी और सीधा पेनल्टी। हाँ, लेकिन इस ग्रेस पीरियड से भी बड़ा एक और बदलाव है। अब पेनल्टी कैलकुलेट करने का तरीका ही पूरी तरह बदल गया है। अच्छा, मैंने आरबीआई के डॉक्यूमेंट में पढ़ा था, उसमें किसी अनपेड अमाउंट का जिक्र था। एग्जैक्टली। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी का बिल 1 लाख रुपए का है ठीक है। और उसने ड्यू डेट से पहले 99,000 रुपए जमा कर दिए। किसी वजह से बस 1,000 रुपए का पेमेंट रह गया। हाँ हाँ। पुराने रूल्स में बैंक उस पूरे 1 लाख रुपए पर लेट फी कैलकुलेट करते थे। वेट, क्या? अरे मतलब जो पैसा बैंक को मिल चुका है उस पे भी पेनल्टी लग रही थी? हाँ, बिल्कुल। और ये पूरी तरह इलॉजिकल था। 99% पेमेंट आ चुका है, फिर भी पेनल्टी पूरे 100% पर। ये तो सीधे तौर पर गलत है। इसीलिए तो कंज्यूमर फोरम्स में हजारों शिकायतें थीं इसको लेकर। अब नया नियम इसे प्रोपोर्शनल रिस्क मॉडल में बदल रहा है। मतलब अब सिर्फ उस 1,000 रुपए पर पेनल्टी लगेगी जो सच में बचा हुआ है। सही पकड़ा। ये बैंकिंग फिलॉसफी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये लोगों को उस डेट ट्रैप से बचाएगा जहां एक छोटी सी भूल पूरे महीने का बजट हिला देती थी। ये सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, पर मुझे यहाँ एक छोटी सी चीज खटक रही है। क्या बात है? मतलब बैंक अचानक इतने दयालु कैसे हो गए? अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी को देखें तो क्या ये 3 दिन का ग्रेस पीरियड सुबह के उस अलार्म क्लॉक के स्नूज बटन जैसा नहीं है? बोले, लोग तो यही मानेंगे कि अगर ड्यू डेट 5 तारीख है तो असली डेट तो 8 तारीख ही है। बिल्कुल। क्या ये फैसिलिटी लोगों को फाइनेंशियली आलसी नहीं बना देगी? ये एक जाल भी तो हो सकता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत ही सॉलिड एनालिसिस है, और यहीं पर हमारे सोर्सेस का वो फाइन प्रिंट समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा। क्योंकि देखिए, ये ग्रेस पीरियड कोई फ्री पास नहीं है। जो लोग इसे स्नूज बटन समझकर हर महीने यूज करने की सोचेंगे, वो एक बहुत बड़े फाइनेंशियल जाल में फंसने वाले हैं। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब मैंने डॉक्यूमेंट्स चेक किए ना और वो इंटरेस्ट रेट वाले सेक्शन पर पहुंचा तो कहानी एकदम पलट गई। हाँ, वही तो मेन कैच है। अक्सर लोग लेट फी और इंटरेस्ट रेट को एक ही चीज मान लेते हैं, जबकि वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। लेट फी एक फिक्स्ड पेनल्टी है, जैसे रेड लाइट जंप करने पर चालान कटता है। लेकिन इंटरेस्ट वो एक मीटर है जो हर दिन घूमता रहता है। तो इसका मतलब अगर कोई अपनी ड्यू डेट मिस करता है तो बैंक की नजर में वो टेक्निकली डे 1 से ही डिफॉल्टर है। हाँ, पहले दिन से। 1 मिनट, मुझे इसका मैथ्स थोड़ा और डिटेल में समझना है। मान लीजिए मैंने ग्रेस पीरियड के दूसरे दिन बिल भरा, तो क्या मुझे सिर्फ उन 2 दिनों का इंटरेस्ट देना होगा? नहीं, और यही वो ब्रूटल ट्रूथ है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। क्रेडिट कार्ड कंपनीज इंटरेस्ट को एवरेज डेली बैलेंस पर कैलकुलेट करती हैं। ओके, तो इसका क्या असर होता है? इसे ऐसे सोचिए,
मान लीजिए बिलिंग साइकिल 1 तारीख से शुरू होती है। और किसी ने 5 तारीख को 50,000 का एक फ्रिज खरीदा ठीक है, 5 तारीख को खरीदा। और उस साइकिल की ड्यू डेट अगले महीने की 20 तारीख है। अगर वो 20 तारीख तक पूरा बिल दे देता है तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं देना? इसे इंटरेस्ट फ्री पीरियड कहते हैं। हाँ, ये तो बेसिक है, समझ आता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति 20 तारीख को पेमेंट नहीं करता और सोचता है कि चलो ग्रेस पीरियड का फायदा उठाते हैं और 22 तारीख को बिल भरता है, तो उसने 2 दिन लेट किया। हाँ, पर जैसे ही उसने 20 तारीख मिस की, उसका वो पूरा इंटरेस्ट फ्री पीरियड कैंसिल हो गया। वेट, पूरा कैंसिल? बिल्कुल। अब बैंक उस 50,000 पर इंटरेस्ट 22 तारीख से नहीं लगाएगा। बैंक इंटरेस्ट उस दिन से लगाएगा जिस दिन फ्रिज खरीदा गया था, यानी पिछले महीने की 5 तारीख से। बाप रे, मतलब 1 या 2 दिन की देरी के वजह से उस व्यक्ति पर अचानक पूरे 45-50 दिनों का हैवी इंटरेस्ट लग गया। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, ये इंटरेस्ट अनपेड अमाउंट पर तो लगेगा ही, पर इस दौरान जो भी नई खरीदारी की गई होगी उन सब पर भी डे 1 से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। ये तो सच में दिमाग हिला देने वाला मैथ्स है। मतलब किसी ने सोचा कि चलो लेट फी के 500 या 800 रुपए बचा लिए और उसके चक्कर में हजारों रुपए का इंटरेस्ट अपने सर पर ले लिया। वही तो। ये कोई स्नूज बटन नहीं है, ये तो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। और एक और चीज, मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा कि बात सिर्फ इंटरेस्ट पर खत्म नहीं होती। जब सिबिल स्कोर या क्रेडिट हिस्ट्री की बात आती है तो क्या वहां ये ग्रेस पीरियड काम करता है? पूरी है। देखिए, बैंकिंग एल्गोरिदम्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ग्रेस पीरियड से? जैसे ही ड्यू डेट की रात के 12 बजते हैं, सिस्टम में अकाउंट ओवरड्यू मार्क हो जाता है। आजकल ब्यूरोज और बैंक्स का एपीआई इंटीग्रेशन लगभग रियल टाइम है। अच्छा। बैंक भले ही तुरंत आपकी फाइल में नेगेटिव मार्क ना डालें, पर उनके इंटरनल रिस्क मॉडल्स में वो देरी रिकॉर्ड हो जाती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर कोई इस ग्रेस पीरियड को अपनी आदत बना ले तो उसे लेट फी भले ही ना देनी पड़े, पर आगे चलकर अगर वो होम लोन या कार लोन लेने गया तो एल्गोरिदम उसे एक हाई रिस्क कस्टमर मानेगा। बिल्कुल। फ्यू, ये तो काफी सीरियस है। आरबीआई का नियम दरअसल उन लोगों को बचाने के लिए है जिनसे सच में कोई मिस्टेक हो गई हो, जैसे किसी महीने सैलरी आने में 1 दिन लेट हो गया या बैंक का सर्वर डाउन था। हाँ, उन केसेस में एक फिक्स्ड लेट फी का डंडा मारना गलत था। सही कहा, लेकिन इसे एक स्ट्रैटेजी मान लेना तो फाइनेंशियल सुसाइड जैसा है। मैं तो इसे कार के एयरबैग की तरह देखती हूँ। ये एक्सीडेंट के वक्त जान बचाने के लिए है। अरे वाह, ये एयरबैग वाली उपमा बहुत सटीक है। आप एयरबैग के भरोसे तो रोज रैश ड्राइविंग नहीं कर सकते ना। वही तो। ये साफ करता है कि रूल्स कन्वीनियंस के लिए है, पर कोर फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स वही हैं। खैर, ये तो हुई इंसानी भूल, सर्वर डाउन या आम देरियों की बात। हाँ, पर क्या हो जब पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाए? हमारे पास एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है उन हालातों के बारे में जो किसी भी इंसान के कंट्रोल से बाहर होते हैं। हाँ, और मेरे हिसाब से ये इस साल का सबसे पॉजिटिव बदलाव है। हम नेचुरल डिजास्टर रिलीफ रूल्स की बात कर रहे हैं, जो कि बस 2 महीने बाद 1 जुलाई 2026 से लागू हो रहे हैं। मैंने जब इसके बारे में पढ़ा ना, तो मुझे ये किसी पैराडाइम शिफ्ट जैसा लगा। देखिए, पुराने सिस्टम में क्या होता था, मान लीजिए कहीं भूकंप आया है या बाढ़ आई है, हाँ, लोगों के घर टूट गए हैं, बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, और ऐसे में किसी का बिल मिस हो गया तो बैंक का सिस्टम ऑटोमेटिकली लेट फी और इंटरेस्ट लगा देता था। बिल्कुल। और सबसे खराब बात ये थी कि रिलीफ पाने का जो प्रोसेस था, हाँ। वो बहुत थकाने वाला था। कैसे? हिस्टोरिकली बैंक्स ऑप्ट-इन मॉडल पर काम करते थे। हाँ। यानी कि अगर कोई डिजास्टर से अफेक्टेड है तो उस कस्टमर को खुद बैंक को अप्रोच करना पड़ता था। फॉर्म भरो, प्रूफ दो कि आप डिजास्टर जोन में हो। अरे, मतलब जो व्यक्ति बाढ़ में सब कुछ खो चुका है वो अब कस्टमर केयर के चक्कर लगाए अपनी लेट फी माफ करवाने के लिए? हाँ, ये तो जले पर नमक छिड़कने वाली बात थी। एग्जैक्टली। पर अब जुलाई में जो नियम आ रहा है वो इस पूरी प्रोसेस को ऑप्ट-इन से हटाकर ऑप्ट आउट या डिफॉल्ट मॉडल में बदल रहा है। मतलब अब बैंक खुद समझेगा कि प्रॉब्लम है। ये तो ऐसा हुआ ना जैसे बैंक खुद आपके पास छाता लेकर आ रहा हो, बजाय इसके कि आप बारिश में भीगते हुए छाते का फॉर्म भरने लाइन में खड़े रहें। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये जो प्रोएक्टिव स्टैंस है वही इस नियम की जान है। आरबीआई ने साफ कहा है कि बैंक सब फॉर्म्स का इंतजार नहीं करेंगे। तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि कौन अफेक्टेड है? आज के टाइम में बैंक्स के पास डेटा और जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी है। उन्हें पता होता है कि कौन सा पिन कोड बाढ़ या तूफान से अफेक्टेड है, तो उन एरियाज के सभी अकाउंट्स पर एल्गोरिदम्स अपने आप पेनल्टीज को फ्रीज कर देंगे। ये सुनकर काफी रिलीफ मिलता है। एक मशीनरी जो हमेशा बस मुनाफा बनाने पर फोकस्ड रहती है, उसमें अचानक से मानवीय संवेदना या एक ह्यूमन टच डाला जा रहा है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें
तो ये बैंकिंग हिस्ट्री में इंस्टीट्यूशनल एम्पैथी का एक बहुत बड़ा प्रूफ है। हाँ, जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो वहाँ की लोकल इकोनॉमी वैसे ही तबाह हो जाती है। उस वक्त अगर बैंक भी अकाउंट से पेनल्टी काटना शुरू कर दें तो लोगों का उठना नामुमकिन हो जाएगा। सही बात है। ये सिर्फ ह्यूमेन नहीं है बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक नजरिए से भी बहुत स्मार्ट मूव है। इससे उस एरिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो आज के इस पूरे डिस्कशन से जो बड़ी पिक्चर निकल कर आ रही है वो काफी क्लियर है। हमें कैसे दौर में जा रहे हैं जहां सिस्टम्स थोड़े ज्यादा ट्रांसपेरेंट और कस्टमर सेंट्रिक हो रहे हैं। बिल्कुल। चाहे वो 2027 वाला ग्रेस पीरियड हो या पेनल्टी की नई कैलकुलेशन या फिर ये जुलाई 2026 का डिजास्टर रिलीफ, इन सब का एक ही फोकस है, सिस्टम को थोड़ा कम प्यूनिटिव बनाना। पर एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, सिस्टम का थोड़ा फ्लेक्सिबल होने का ये मतलब नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट या क्रेडिट हिस्ट्री के नियम कमजोर पड़ गए हैं। वही तो। वो आज भी उतने ही स्ट्रिक्ट हैं। इन बदलावों का स्वागत करना चाहिए, पर अवेयरनेस हमेशा जरूरी है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मुझे लगता है कि नॉलेज की वैल्यू तभी है जब उसे ठीक से अप्लाई किया जाए। एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम बिना सोचे समझे कूद जाएं। सही बात है। सेफ्टी नेट आपको गिरने से बचाता है, लेकिन वो उड़ने का लाइसेंस नहीं है। वाह। तो इस डीप डाइव को खत्म करते हुए एक ऐसी बात है जो मैं सोचने पर मजबूर हो गया हूं। क्या? जब एक इतना बड़ा बैंकिंग सिस्टम थोड़ी नरमी दिखाता है और एम्पैथी को रूल्स में शामिल करता है, तो क्या इससे हमारी सोसाइटी फाइनेंशियली ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और स्ट्रांग बनती है? क्योंकि अब वो छोटी गलतियों के डर से नहीं जी रहे हैं। या फिर क्या ये अनजाने में लोगों को अपने डिसिप्लिन और टाइमिंग के बारे में थोड़ा केयरलेस होने की आज़ादी दे देता है? अगली बार जब आप अपना क्रेडिट कार्ड बिल भरे ना, तो इस बारे में जरूर सोचिएगा।